डीबीएमएस लैंग्वेजेस के बारे में, डेटाबेस लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें जो पहला हमने देखा था कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल। सो एक्चुअली ये क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो डीडीएल होता है ये यूज़ किया जाता है डीबीए के थ्रू। अब ये डीबीए क्या है? डीबीए हमने आपको बताया था कि डीबीए जो होता है वो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है एंड डेटाबेस डिजाइनर जो स्पेसिफाई करेगा कंसेप्चुअल स्कीमा को डेटाबेस में। तो ये डीडीएल के अंदर डेटाबेस डीबीए एंड डेटाबेस डिजाइनर वो दोनों कंसेप्चुअल स्कीमा किसी डेटाबेस को स्पेसिफाई करेगा। इन मैनी डीबीएमएस, बहुत सारे डीबीएमएस में क्या होता है? डीडीएल इज यूज टू डिफाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्कीमा। तो डीडीएल का क्या यूज़ किए हम? इंटरनल और एक्सटर्नल स्कीमा के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग इसको पढ़ेंगे स्कीमा, ठीक है, जिसको हम लोग व्यूज़ भी कहते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में कैसे आपका डेटाबेस डिस्प्ले होगा, ठीक है, कैसे आप डेटा उसमें इंसर्ट करेंगे, कैसे रिट्राइव करेंगे, तो इसमें आपको स्कीमा बनाना पड़ता है। तो ये आपका स्कीमा जो कि व्यू बनाना पड़ता है, वो व्यू यहाँ पे डीडीएल के थ्रू यूज़ होगा। इन सम डेटा डीबीएमएस, सम कुछ डेटाबेस में क्या होगा? सेपरेट स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज, एक सेपरेट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं, अलग से आता है आपका स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज एसडीएल। और एक और होता है व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज। तो क्या होता है? हमने क्या किया यहाँ कि बहुत सारे ऐसे डीबीएमएस में आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एक ही साथ स्कीमा तैयार करके हो जाएगा। लेकिन कुछ डेटाबेस में क्या होगा कि अलग अलग आपका स्टोरेज के लिए अलग और व्यू के लिए अलग स्कीमा बनाना है। तो दोनों इसका डिफाइन करने के लिए अलग अलग इंटरनल और एक्सटर्नल स्कीमा बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो डीडीएल कमांड है, ठीक है, डीडीएल और डीएमएल, ठीक है, तो उसमें क्या क्या कमांड आता है हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। तो डीडीएल में क्या होता है? हमने आपको बताया था कि जैसे हमने क्रिएट का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये आएगा आपका डीडीएल में। ठीक है, तो जो भी आपका जब भी डेटाबेस क्रिएशन होगा तो आपका डीडीएल होगा, वो उसको हम लोग बोलते हैं डी कमांड्स। याद रखिएगा, ये नहीं कि बोलिएगा उसको डीडीएल ही बोलते हैं, वो कमांड्स होता है, डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स। तो वो आपको जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में हमको आइडिया मिलेगा। तो जब डीडीएल पढ़ेंगे ना, तो डीडीएल में आपका क्या क्या आएगा? डीडीएल में आपका जैसे क्रिएट करना आएगा, अल्टर करना आएगा, ड्रॉप आएगा, रीनेम आएगा, फिर आपका ट्रंकेट एंड कमेंट करना आएगा। ठीक है, जब आप डीएमएल पढ़ेंगे तो डीएमएल, अब डीएमएल आता है। तो डीएमएल हमने क्या बोला? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या था? इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको डेफिनेशन नहीं लिखा, कि आपने डेफिनेशन तो बताया नहीं, तो डेफिनेशन आपको बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज टू स्पेसिफाई डेटाबेस रिट्राइवल एंड अपडेट्स। तो क्या होगा? इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई डेटाबेस रिट्राइवल एंड अपडेट्स विच इज अवेलेबल इन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आर दोज इट इज विच यूज टू स्पेसिफाई डेटाबेस रिट्राइवल एंड अपडेट। तो हमने क्लियर कट यहाँ पे ये बता दिया कि आपको साफ साफ यहाँ ये बताया कि हमारा रिट्राइवल एंड अपडेट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अब जब कमांड्स की बात आएगी तो सिंपल सा चीज़ है, जब आप पढ़ जान गए कि यहाँ पे रिट्राइवल और अपडेट हो रहा है, मतलब आपका इंसर्ट अगर अपडेट करना है तो कोई आप कमांड जब तक अपडेट का नहीं देंगे तो कैसे वो आपको ये अपडेट होगा। तो इसलिए हमने इंसर्ट करेंगे तभी अपडेट होगा, फिर सेलेक्ट करेंगे, आपको रिट्राइव करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये आपका इसमें क्या क्या आ जाएगा? आपको इंसर्ट आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा, डिलीट, फिर उसके बाद आपको कॉल है, एक्सप्लेन प्लान है, लॉक टेबल है, तो बहुत सारा चीज़ें इसमें ये सब आपको आ जाता है। ठीक है, तो जो डीएमएल कमांड होता है आपका, ठीक है, मतलब हमको उसको डेटा सब लैंग्वेज आप कह सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे, कैन बी एम्बेडेड इन ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या कहा हमने कि जो डीएमएल का कमांड होता है किसी भी जनरल
पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, जो कि होस्ट लैंग्वेज में, जैसे आपको कोबॉल, तो कोबॉल होता था, ठीक है। उसके बाद PL1 है, पैस्कल है, तो ये सब में आप यूज कर सकते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। इवन DDL आप यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली मतलब इसके अलावा और क्या है, स्टैंड एलोन DML कमांड्स कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली, तो स्टैंड एलोन कमांड अप्लाई होगा डायरेक्टली क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका 2 हो गया लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। अब क्या है, हायर लेवल और नॉन प्रोसीजरल DML, जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि नॉन प्रोसीजरल एंड प्रोसीजरल क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि डिस्क्राइब व्हाट डेटा टू रिट्राइव रेदर देन हाउ टू रिट्राइव। तो नॉन प्रोसीजर में क्या हो गया, मतलब प्रोसीजर का मतलब क्या, कोई तरीका, नॉन प्रोसीजर में कोई तरीका नहीं है, मतलब व्हाट डेटा इज रिट्राइव, हमको कुछ डेटा रिट्राइव करना है, लेकिन कैसे होगा ये हम नहीं जानते। रेदर देन हाउ टू रिट्राइव, कैसे रिट्राइव हो वो नहीं मैटर करता है, क्या डेटा रिट्राइव होगा वो मैटर करता है। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल DML या हाई लेवल DML बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्रोसेस में क्या होगा कि बहुत सारा रिकॉर्ड एट ए टाइम स्टोर होगा, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे SQL का, ठीक है। ठीक उसी तरह आपका नेक्स्ट जो हम देखे थे लो लेवल या उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल। तो प्रोसीजरल में क्या होगा कि तरीका से होगा कि जो भी हम करेंगे, ठीक है, जो भी होगा उसमें इट नीड टू कंस्ट्रक्ट फॉर बोथ व्हाट टू रिट्राइव एंड व्हाट, अच्छा गलत हो गया, व्हाट टू रिट्राइव एंड हाउ टू रिट्राइव, ठीक है। तो इसमें होगा जो प्रोसीजरल में होगा क्या रिट्राइव करना है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें लेना है, कैसे इन्फॉर्मेशन आएगा, वो चीज़ हमें यहाँ पे डिफाइन करना हो, प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल या प्रोसीजरल DML। तो इसको यूज़ किया जाता है लूपिंग में, तो आप कोई भी प्रोग्राम में लूपिंग यूज़ करते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, और इसमें ओनली एक्सेस वन रिकॉर्ड एट ए टाइम, एक टाइम में एक ही रिकॉर्ड इसमें एक्सेस होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका DBMS इंटरफेस। तो DBMS इंटरफेस में क्या है कि एक स्टैंड एलोन क्वेरी लैंग्वेज इंटरफेस है। स्टैंड एलोन का मतलब ये किसी और पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। ये आपको क्वेरी आपको उसके सॉफ्टवेयर में ही यूज़ करना है, डेटाबेस के ही सॉफ्टवेयर में, इसलिए स्टैंड एलोन मतलब खुद का। जैसे अगर आप प्रोग्रामिंग HTML प्रोग्रामिंग लिखना चाहते हैं तो HTML में क्या सिर्फ HTML में नहीं आता है, उसमें CSS भी आता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे जावा आप करते हैं, तो जावा के लिए अगर आप IDE यूज़ करते हैं तो जावा के लिए आपको जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, JDK इंस्टॉल करना है, JRE भी रहना चाहिए तभी आपका। तो यहाँ पे सिर्फ आप एक ही स्टैंड एलोन आप रन करेंगे तो उसका इंटरफेस आपका आ जाएगा। प्रोग्रामर इंटरफेस फॉर एम्बेडिंग DML इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामर क्या करेगा, इंटरफेस वो एम्बेड करेगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा तो उसमें डेटाबेस DML का यूज़ करेगा, या इसको प्री कंपाइलर अप्रोच में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीजर या कॉल अप्रोच, कोई भी सब रूटीन बनाना है, प्रोसीजर बनाना है तो हम उसमें इसको इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाना है तो उसमें भी इस चीज़ को हम लोग स्पेसिफाई इस इंटरफेस को कॉल कर सकते हैं। अगर कोई मेनू बेस्ड इवेंट बनाना हो तो हम उसमें भी इसका एक्सेस कर सकते हैं। कोई ग्राफिकल बेस्ड बनाना हो जिसमें पॉइंट यानी माउस क्लिक पे या ड्रैग ड्रॉप फंक्शनलिटी हो, उसमें भी आप यूज़ करते हैं। कोई फॉर्म बनाना हो तो उसमें भी आप इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। कोई नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करना है तो उसमें भी आप कर सकते हैं, और या कॉम्बिनेशन ऑफ एबव, ऊपर में जितना भी हमने देखा है इस सब का भी अगर यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ DBMS का इंटरफेस सिर्फ आप एक ही जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप डिफरेंट तरीक़ा से आप कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग जो आपको बताए थे कि जैसे हम लोग एक एग्जांपल आपको बताते हैं, फेसबुक या आप जीमेल में लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो जो जीमेल में लॉगिन करते कैसे हूँ, तो आपका एक इंटरफेस आया, मतलब फॉर्म बेस्ड इंटरफेस आया। फॉर्म बेस्ड में क्या हुआ, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड,
आप जैसे ईमेल आईडी पासवर्ड देते हैं वो डेटाबेस में जाता है और डेटाबेस में जाकर वो वेरीफाई करता है कि हाँ ये यूजर नेम इस डेटाबेस में है या नहीं। अगर है तो इसका पासवर्ड इससे मैच कर रहा है या नहीं। अगर पासवर्ड मैच करता है तो नेक्स्ट स्क्रीन अपीयर होता है, तो वो फॉर्म बेस्ड हो गया। तो हमने फॉर्म क्रिएट किया और फॉर्म करके आपको उसको कॉल करा है। तो इस तरीके से आप डेटाबेस का इंटरफेस आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जो हमने बताया आपको वेब ब्राउजर एज एन इंटरफेस। ठीक है, तो बहुत सारा तरीका है जिसमें आप ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, पैरामेट्रिक इंटरफेस यूजिंग फंक्शन कीज। अगर पैरामेट्रिक में यूज करना है तो जैसे पैरामेट्रिक क्या होता है, जहाँ पे आपको रिपोर्ट जनरेशन लैंग्वेज यूज करना है रिपोर्ट जनरेशन के लिए, या डीबीए को कोई इंटरफेस चाहिए तो वहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई अकाउंट क्रिएट करना है ग्रांटिंग ऑथराइजेशन, तो हम लोग जो बैंक में देखते हैं बैंक अकाउंट भी ओपन होती है, तो जो अकाउंट ओपन होती है, जो भी अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या होता है, वो फॉर्म जो आपने भर कर देते हैं हम लोग, ठीक है, मैनुअली जो फॉर्म हम फिल करते हैं वो फॉर्म क्या होता है, वो लोग जाकर अपने उनका अपना एक वेब इंटरफेस होता है और वेब इंटरफेस पे वो क्या करेंगे, वो इंटर करेंगे डिटेल्स, और इंटर करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो जब अकाउंट क्रिएट होता है तो अकाउंट ऐसा नहीं कि क्रिएट हो गया, अकाउंट क्रिएट होने के बाद भी उसका नेक्स्ट लेवल होगा कि ऑथराइजेशन अप्रूव करना है कि हाँ इस अकाउंट में जो, क्योंकि अकाउंट तो ऐसा नहीं ओपन होता है, उसके लिए सर्टेन रूल्स है। रूल्स क्या है, कस्टमर का आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, वैलिड आधार कार्ड एड्रेस पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए। तो नेक्स्ट ऑथराइजेशन होगा तो वो ऑथराइज करेगा कि हाँ ये डेटा जो है वो मैच कर रहा है जो इंटर एड्रेस से है, ठीक है, अप्रूव। उसके बाद अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो सिस्टम सेटिंग पैरामीटर चेंज स्कीमा करना है तो आप सब वो सब कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। ठीक है, इसका अगला डायग्राम दिखाएंगे आपको, डेटाबेस सिस्टम यूटिलिटी। ठीक है, पहले हम लोग डेटाबेस, ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा हचपच होगा क्योंकि जूम नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है, तो ये आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, जो अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस में जो आपको लिखा हुआ है डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या है, तो ये आपको डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब डेटा स्ट्रक्चर बनाइएगा अब होगा कि क्या क्या आएगा कैसे आएगा। तो पहले आप देखिएगा तो नीचे से अगर आप स्टार्ट कीजिएगा या ऊपर से, जैसे आप स्टार्ट कीजिए, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर में जब आप देख रहे हैं तो हमने क्या दिया है, नेव यूजर मतलब एजेंट या वेब यूजर है, प्रोग्रामर होगा या कोई सोफिस्टिकेटेड यूजर्स जो एनालिस्ट होगा वो, या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सो ये डिफरेंट यूजर लेवल है पहला पे। तो ये यूज़ करेगा जो नई यूजर मतलब जो वेब यूजर होगा हम यूज करने के लिए है। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करता है, वो प्रोग्राम लिखता है। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड यूजर मतलब एनालिस्ट, एनालिस्ट क्या करेगा, यूज करेगा, क्वेरी टिल्स का यूज करेगा, चेक करेगा सारा चीज़ फंक्शन है या नहीं है। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो भी यूज करेगा सारा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का। तो ये पहला लेवल पे सिर्फ यूजर्स रहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट लेवल ऑफ यूजर्स होता है। उसके बाद दूसरा लेवल पे आपका क्या है, एप्लीकेशन इंटरफेस होगा। ठीक है, एप्लीकेशन इंटरफेस या प्रोग्राम या टूल्स। ठीक है, तो क्या होगा दूसरे लेवल पे आपका एप्लीकेशन इंटरफेस है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम आएगा, क्वेरी टूल आएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल आएगा। तो आप अगर एक एक करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो नई यूजर होगा जो वेब यूजर है उसके लिए एप्लीकेशन इंटरफेस है, मतलब एक इंटरफेस है जिसके थ्रू वो सारा डिटेल्स या तो इंटर या तो रिट्राइव कर रहा है। तो जब एप्लीकेशन इंटरफेस होगा तो उसके लिए एप्लीकेशन का कोई ना कोई कोड होगा, प्रोग्राम कोड होगा। तो क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड आएगा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कोड आएगा तो क्या होगा, वो कोड जाएगा इवैल्यूएशन इंजन में,
मतलब क्वेरी चेक करने के लिए, तो इवैल्यूएशन इंजन में जाएगा। इवैल्यूएशन इंजन के बाद उसके बाद ये जाता है आपका, तो ये जो लेवल होता है ये लेवल पे आता है क्वेरी प्रोसेसर, मतलब क्या क्या क्वेरी रन करना है। तो जिस टाइप का क्वेरी होगा ये सारा इस लेवल पे आएगा। और नेक्स्ट लेवल जो जाएगा वो स्टोरेज मैनेजर होता है। तो स्टोरेज मैनेजर में मतलब बफर मैनेजर होता है या फाइल मैनेजर होता है या ऑथराइजेशन मैनेजर होगा या ट्रांजेक्शन मैनेजर होगा। तो जो क्वेरी आप रन करेंगे मतलब तो क्वेरी क्या होगा, बफर मैनेजर में जाएगा। आपने क्या डेटा एक्सेस कर रहा है तो वो बफर मैनेजर में जाएगा और वो डेटा को कॉल करेगा। डेटा ये डिस्क स्टोरेज मतलब जहां पे आपका डेटा स्टोर है, तो ये आपका जो नॉर्मली हम लोगों के हार्ड डिस्क पे ही रहता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है ना कि डेटा रहता है, इंडिसेस है, डेटा डिक्शनरी है, स्टैटिस्टिकल डेटा है। तो जो भी टाइप ऑफ डेटा है वो सारा यहाँ पे अवेलेबल स्टोर रहता है। अब इसको या तो रिट्राइव करना है या तो इंसर्ट करना है या तो एनालाइज करना है। ठीक है, तो ये काम है। तो जो थर्ड लेवल हमने बताया, थर्ड लेवल में आपका है क्वेरी प्रोसेसर। तो क्वेरी प्रोसेसर में क्या होगा कि ये या तो प्रोग्राम होगा, मतलब प्रोग्रामिंग का कोड होगा, या उसका बाद आपका कंपाइलर लिंकर होगा। ठीक है, उसके बाद डीएमएल क्वेरीज होगा, डीडीएल इंटरप्रेटर होगा, डीएमएल कंपाइलर ऑर्गेनाइजर होगा और क्वेरी इंजन। तो जितना सारा आपका क्वेरी होगा वो क्वेरी इंजन के थ्रू ही आपको नेक्स्ट लेवल में पास होगा। तो जैसे क्वेरी लेवल से नेक्स्ट लेवल में जाएगा, तो मतलब अगर क्वेरी इंजन है, अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में क्या क्वेरी क्या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रन कर रहा है वो जाएगा उसके कंपाइलर में, फिर क्वेरी इंजन में। तो क्या है ये डेटाबेस के लिए, तो डेटाबेस क्या कर रहा है ये मैनेजर, तो ये यहाँ पे आएगा। अब डेटाबेस के पास डीबीए है, उसके पास सारा राइट्स होगा, क्वेरी एवेल्यूएट करेंगे तो सारे राइट्स करता है जनरली डीबीए। तो ठीक है, तो डीबीए को क्या करना है, जो भी फंक्शनलिटी करना है वो चेक कर सकता है, ट्रांजेक्शन चेक करना है, ऑथराइजेशन चेक करना है, तो ये चेक कर। तो इस तरीके से ये आपका डेटाबेस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो पहला यूजर लेवल होगा, दूसरा एप्लीकेशन इंटरफेस लेवल होगा, तीसरा क्वेरी प्रोसेसर होगा, चौथा स्टोरेज मैनेजर होगा और पांचवा डिस्क स्टोरेज होगा। ये आपको डायग्राम बनाकर और जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ कोई इंडिसेस, ठीक है, और अगला होता है स्टोरेज मैनेजर। तो स्टोरेज मैनेजर में आपको पता है कि बफर मैनेजर होता है, फाइल मैनेजर है, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर है, ट्रांजेक्शन मैनेजर। तो स्टोरेज मैनेजर जो है ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी डेटाबेस टिपिकली जो हमें यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस चाहिए। ठीक है, तो हमें ये जो डिस्क स्टोरेज डिफाइन करे वो कैसे डिफाइन होगा, तो हम लोग क्या करते हैं अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इससे क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ जाता है, स्टोरेज का एफिशिएंट हो जाएगा, मिनिमाइज आप कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ डेटा को डिस्क के अंदर। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज मैनेजर जो होता है क्या करता है, ये एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम मॉड्यूल है। ठीक है, ये प्रोवाइड क्या करते हैं, इंटरफेस बिटवीन किसके किसके बीच, आपका ये लो लेवल है, याद रखिएगा ये लो लेवल इंटरफेस, और बिटवीन क्या है आपका क्वेरी प्रोसेसर। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है ये दोनों के बीच के इंटरफेस का इंटरमीडिएट ये है। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया स्टोरेज मैनेजर। ठीक है, स्टोरेज मैनेजर ऑल्सो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फाइल मैनेजर, इंटरेक्शन विथ फाइल मैनेजर के लिए भी। ठीक है, तो स्टोरेज मैनेजर का काम क्या है, ये ट्रांसलेट करेगा क्या, वेरियस डीएमएल स्टेटमेंट को। तो जो भी डीएमएल स्टेटमेंट आपने यूज किया है, ठीक है, उस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करेगा इनटू लो लेवल, मतलब ये हो गया लो लेवल में, मतलब पूरा प्रोसीजर फाइल कमांड में, फाइल सिस्टम कमांड में वो ट्रांसलेट करेगा। इससे क्या होगा कि आप जो भी स्टोरेज मैनेजर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कैसे डेटा स्टोर होगा, आप रिट्राइव कैसे करेंगे और अपडेट कैसे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाता है इसमें आपका। और आपका फिर उसी तरह आपका ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर।
तो ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर क्या हो गया कि ये जो होता है, ये मैनेजर टेस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स एंड चेक द ऑथोरिटी ऑफ यूजर टू एक्सेस डेटा। तो नाम से ही क्लियर है क्या, ऑथराइजेशन, मतलब ये चेक करेगा कि जो यूजर डेटा एक्सेस कर रहा है वो ऑथराइज्ड यूजर है या नहीं, तभी जाके उसको वो अलाउ करेगा डेटा एक्सेस करने के लिए। नहीं तो कोई भी डेटाबेस में घुस के कोई भी डेटा देख सकता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर की। ठीक है। फाइल मैनेजर आपको बता दिए कि फाइल मैनेजर में क्या होता है कि एलोकेट करता है एलोकेशन ऑफ स्पेस ऑन डिस्क स्टोरेज। सब डिस्क स्टोरेज पे कैसे आपका ये स्टोरेज स्पेस एलोकेट होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म्ड होगा ये डिस्क पे, ये डिफाइन करता है आपका फाइल मैनेजर। ठीक है। और पूरा स्टोरेज मैनेजर फिर उसके बाद पूरा चीज़ जो जितने सारे डेटा फिजिकल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन हो गया, जैसे फाइल सिस्टम हो गया, डेटा डिक्शनरी हो गया, इंडिसेस हो गया, ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटा हो गया, तो ये सब इस स्टोरेज मैनेजर का इम्प्लीमेंटेशन होता है। यही आपका है डेटाबेस स्ट्रक्चर। अब आपका है एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखना है। ठीक है। तो क्या क्या एडवांटेज है, तो पहला है आपका इम्प्रूव्ड डेटा शेयरिंग। तो अब ये कैसे डेटा शेयरिंग इम्प्रूव हुआ, तो हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब क्रिएट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यूज़र के पास बहुत अच्छा एक्सेस, बेटर मैनेजमेंट डेटा करने का। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो जनरल फाइल सिस्टम होता है, उस जनरल फाइल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होती है कि हम फाइल एक्सेस शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही जगह वो बैठकर मतलब हम फाइल देख सकते हैं, तो शेयर तो हुआ नहीं दूसरे से। लेकिन डेटाबेस का जब आपने डेटाबेस एनवायरनमेंट जब यूज़ किया, तो कोई भी एंड यूज़र हो, मतलब एंड यूज़र का मतलब कोई भी यूज़र्स, ठीक है, जो भी यूज़र्स होगा वो आसानी से सारे डेटा एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि पहला ऑप्शन कि हमारा डेटा शेयरिंग जो है वो इम्प्रूव हो गया। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका रिस्पॉन्ड जो होगा वो बहुत जल्दी मिलेगा डेटाबेस सर्च करने का। किसी को कुछ डेटा चाहिए, आप क्विकली इन्फॉर्म निकाल कर आप दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डेटा सिक्योरिटी इम्प्रूव हुआ। डेटा सिक्योरिटी कैसे इम्प्रूव हुआ कि हमने आपको क्या बताया कि अभी जो हमने यूज़ किया, जो कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा कि क्योंकि वहाँ पे हमारा ऑथराइजेशन मैनेजर है, तो ऑथराइजेशन मैनेजर वो चेक करता है ना, तभी आपको अलाउ करता है कि वो यूजर्स जो डेटा एक्सेस कर रहा है वो ऑथराइज्ड है या नहीं। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमको इसी कारण से हमारा डेटा सिक्योरिटी अप्रूव हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, द मोर यूजर एक्सेस द डेटा द ग्रेटर रिस्क ऑफ डेटा सिक्योरिटी ब्रीचेज। मतलब जितने सारे यूजर बढ़ेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा सिक्योरिटी मैटर होगा। जैसे एग्जांपल दूसरे तौर में हम लोग क्या बोलते हैं कि आज इंटरनेट इतना जल्दी जल्दी आगे भाग रहा है कि जितना ज़्यादा यूजर्स होगा इंटरनेट पे, आप सुनते होंगे हैक हो जाता है, किसी के मोबाइल से पैसा निकल जाता है, तो किसी को कॉल करता है, तो क्या हुआ, जितना ज़्यादा यूज़र बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि रिस्क भी बढ़ेगा। तो इस रिस्क को कैसे कम किया जाए, तो हमको सिक्योर करना होगा डेटा को। ठीक है। तो जो भी डेटा आप इंटर करेंगे तो जब तक वेरीफाई नहीं होगा, तो इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं कि जनवरी फरवरी से पहले, आई थिंक जनवरी के आसपास, पहले जो भी एसबीआई का कार्ड जो आता था डेबिट कार्ड, उसमें चिप नहीं रहता था। आप देखे होंगे एसबीआई वाले ने जितना सारा डेबिट कार्ड इशू किया था, एटीएम कार्ड, सबको कैंसिल कर दिया। सब आप लोगों के पास भी मैसेज आया होगा कि आपका डेबिट कार्ड इतने दिनों के बाद ये यूज नहीं होगा,
आपको नया चिप वाला कार्ड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा था कि उसमें कोई ओटीपी भी नहीं आ रहा था कभी कभी, तो लोग क्या किया, उसका मिसयूज करना शुरू हो गया और लोगों ने लूप होल पता लगाया और उसका चोरी करना शुरू किया। इससे लोगों के पैसे बहुत चोरी हो रहे थे, तो लोगों ने कंप्लेंट किया। तो डेटा को सिक्योर ज़्यादा करने के लिए उसने चिप डाला उसमें इंफॉर्मेशन, तो उसमें सारा इंफॉर्मेशन कस्टमर का डाला। अब जब वो वेरीफाई होगा तभी आपका प्रोसेस होगा, उसके अलावा होगा ही नहीं। तो इसीलिए डेटाबेस सिक्योरिटी इम्प्रूव हो गया। ठीक है, तो डेटा प्राइवेसी भी आ गया। तो इसीलिए क्यों कोई भी कस्टमर केयर आपको पूछता नहीं होगा कि हाँ सर आप ये बताइए थोड़ा कि आपके डेबिट कार्ड का पासवर्ड क्या है। कोई नहीं पूछेगा, डेबिट कार्ड नंबर भी नहीं पूछेगा। सिर्फ बैंक एम्प्लॉय ही आपसे पूछ सकता है, लेकिन पासवर्ड जहाँ इंटर करना होगा आपको आप खुद इंटर करते हो। तो जब पासवर्ड इंटर करते हो तो हिडन रहता है, किसी और को दिखता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से डेटाबेस का सिक्योरिटी इम्प्रूव हुआ। ठीक है, तो और बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो आपका क्योंकि वाइडर एक्सेस होने लगा, मतलब डेटाबेस जब आप यूज़ करेंगे तो कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर रहा है। ठीक है, कोई भी डेटा कोई भी दिख सकता है, लेकिन क्या है, हमने डीबीए जब यूज़ किया तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उस चीज़ को कंट्रोल करेगा अब, इसलिए सिक्योरिटी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो उसके बाद जैसे हमने अभी बताया कि वाइडर एक्सेस, तो क्या होगा, वाइडर एक्सेस का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा लोगों कहीं से भी हम एक्सेस कर रहे हैं, तो बेटर डेटा इंटीग्रेशन हो गया कि जब हम वाइडर एक्सेस हो रहा है, मतलब हम एक जगह से बैठे हुए 100 किलोमीटर दूर रहे चाहे 1 लाख किलोमीटर दूर रहे, हम डेटा इंटीग्रेट जो हुआ है बैठ के या तो इंटीग्रेट भी कर सकते हैं या उसको हम लोग देख भी सकते हैं कि उसका ऑपरेशन कैसे हो रहा है। क्लियर आइडिया मिलता है बैठे बैठे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में जैसे यूएस का कोई कंपनी प्रोजेक्ट दिया इंडिया में, तो क्या हुआ, अब यूएस में बैठे उसको देखना है कि हमारा डेटा मैनेज सही से हो रहा है या नहीं, तो उसके पास वो बैठे वहाँ बैठे देख सकता है कि हाँ उसका ऑपरेशन कैसे हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसका डेटाबेस का कैसे बना है, तो वो सारा चीज़ देख सकता है। तो बेटर इसलिए बोला गया, डेटा इंटीग्रेशन बेटर हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इट्स बिकम मच इजियर टू सी हाउ एक्शन इन वन सेगमेंट ऑफ द कंपनी अफेक्ट अदर सेगमेंट। तो ये बहुत इजी हो गया कि कैसे एक्शन हम किसी एक सेगमेंट कंपनी के दूसरे सेगमेंट के साथ अटैच करने के लिए वो हम देख सकते हैं इजी वे में। तो ये आपका बेनिफिट हो गया, तो इसीलिए कहा गया डेटा इंटीग्रेशन बेटर। ठीक है, उसके बाद हुआ मिनिमाइज डेटा इनकंसिस्टेंसी। सो डेटा इनकंसिस्टेंसी भी मिनिमाइज हुआ, मतलब डेटा इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट होता है, व्हेन डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम डेटा अपीयर इन डिफरेंट प्लेस। सो अगर आपसे कोई पूछे कि डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, तो मतलब ये वैसा, आप बोलिए कि व्हेन डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम डेटा, मतलब एक ही डेटा डिफरेंट प्लेस पे अवेलेबल हो। ठीक है, तो वो कहलाता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो आपको पता होगा एक और चीज़, पहले आप एसबीआई में कई अकाउंट खोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब क्या हो गया है, आप जैसे ही एसबीआई में एक अकाउंट खोल दीजिएगा, दूसरे एक जगह अकाउंट खोलिएगा तो बोल अलाउड नहीं करेगा वहाँ पे अकाउंट ओपन करना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका डेटाबेस ये पता कर लेगा कि आपका डेटा कहीं और भी है, सेम डेटा किसी दूसरे प्लेस पे भी है। तो यही कहा गया, इस चीज़ को बोला गया डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो इस चीज़ को मिनिमाइज कर दिया गया डेटाबेस के थ्रू। जो हम आपको बताया एग्जाम्पल, वही यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद हो गया इम्प्रूव डेटा एक्सेस। सो डेटा एक्सेस हम आपको बता दिए कि कैसे इम्प्रूव हुआ। क्यों? क्योंकि हम कहीं भी बैठे एक्सेस कर रहे हैं, क्विकली कोई भी क्वेरी रन करेंगे हमारा डेटा एक्सेस हो जाएगा। चाहे 1 लाख डेटा रहे चाहे 10 लाख डेटा रहे, आप
कोई भी आप क्वेरी रन करेंगे क्विकली आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसलिए डेटा एक्सेस इम्प्रूव हो गया। तो क्या हुआ, हम यूज़ कर रहे हैं डेटा मैनिपुलेशन का, मतलब रीड करना, अपडेट करना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन डालना है आप डालिए, क्विकली आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम बोले कि डेटा एक्सेस जो है हमारा इम्प्रूव हो गया। तो मतलब डेटा एक्सेस करने मतलब कि डेटा ढूंढना, आप ऐसे कहिए कि डेटा हमको कोई ढूंढना है। तो पहले वाला जो पुराना फाइल सिस्टम था उसमें क्या करते थे, अब फाइल कहाँ है, अब 10 गो रूम है, फाइल रूम किस रूम में है, अच्छा आपने कहीं लिख कर रखा होगा तो ठीक है, नहीं लिख कर रखे तो क्या है, आपको जाके 10 रूम चेक करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे डेटाबेस के थ्रू आप क्वेरी रन कीजिए, आपको फटाक से आंसर आ जाएगा। तो डेटा एक्सेस क्या हो गया, इजी हो गया, इम्प्रूव हो गया। इसलिए हम लोग बोला ये भी एक एडवांटेज है डेटाबेस का, ठीक है। तो डीबीएमएस सेंड बैक एन आंसर, मतलब जो रिजल्ट आप फेच किए हैं वो इजीली आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव हो गया। वो कैसे कि बेटर मैनेजमेंट डेटा एंड इम्प्रूव डेटा एक्सेस मेक इट पॉसिबल टू जनरेट बेटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब जब आपके पास डेटा है, ठीक है, और डेटा आप एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या करेगा, ये बेटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा। जब बेटर क्वालिटी ऑफ डेटा आपके पास रहेगा तो आप डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब, आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो हमको अकाउंट का आपका डेटाबेस का डिटेल्स है, तो हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये इसके इस डेटा के साथ उस डेटा में लिंक नहीं है। तो कभी कभी आपके बैंक में जाइएगा तो कभी कभी होता है कि पैसा डिपॉजिट किए और उसका डेटा इंटर नहीं हुआ, तो क्या हुआ, अब क्यों नहीं इंटर हुआ, तो जब इंटर नहीं हुआ तो कैसे आप इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। तो हम जब डिपॉजिट करते हैं तो क्या होता है, उसका भी एंट्री करते हैं। तो जब एंट्री करेंगे तो क्या होगा कि वो आपको डेटाबेस आपको डिटेल्स वहाँ पे इंटर किया हुआ रहेगा। तो क्या होगा, वो देखेगा और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपका क्या होगा, डिसीजन क्रिएट होगा कि हाँ इसने डिपॉजिट किया था लेकिन डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो आप वो जो हायर अथॉरिटी होगा वो डिसीजन लेगा और डिसीजन लेकर आपको अपडेट कर देगा। दूसरा और एग्जांपल बताते हैं, जैसे हम लोग एटीएम में जाते हैं, एटीएम में जाते हैं, आप कभी एटीएम पैसा निकालते होंगे, लेकिन क्या होगा, पैसा आएगा नहीं, लेकिन पैसा आपके अकाउंट से कट गया, लेकिन पैसा निकला नहीं, तो क्या हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। उस सिचुएशन में कैसे आप डिसीजन कैसे आप लीजिए, आप मतलब कंपनी साइड कैसे डिसाइड करेगा कि हाँ आपने जो डेटा इंटर किया है वो डेटा मतलब जो हम विड्रॉ किए वो विड्रॉ नहीं हुआ है, तो क्या डिसीजन मेकिंग होगा, तो डिसीजन होगा डेटा पे। तो क्या होती है, बैंक उस एटीएम का डेटा चेक करेगी। तो डेटा चेक होगा तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपने विड्रॉ किया, ठीक है, आपके अकाउंट में इतना पैसा इतना कट गया, क्योंकि हर एटीएम में जब भी पैसा डाला जाता है तो बैंक अकाउंट वो उतना अमाउंट इंटर किया जाता है कि हाँ इतना अमाउंट इस एटीएम में डिपॉजिट किया गया। तो जब वो फिर से भरने आएगा पैसा तो उसमें देखेगा कि कितना पैसा बचा हुआ है, ठीक है, वो फिर कैलकुलेट करेगा कि जितना विड्रॉ हुआ और टोटल अमाउंट, तो जब वो अगर एक्सेस हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ इस अकाउंट का ये डेटा पैसा निकला नहीं, तो हमारे पास डेटा हो गया। तो जब डेटा हो गया तो हम डिसाइड कर सकते हैं, हाँ डिसीजन के लिए ले सकते हैं कि हाँ ये पैसा निकला नहीं है। तो हम डिसीजन मेकिंग ऐसे हमारा इम्प्रूव हो जाता है। तो जब तक इन्फॉर्मेशन होता है तो जो इन्फॉर्मेशन होता है उस पे के ऊपर हमारा डिसीजन डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है, ये चीज़ आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इसे एंड यूजर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा रहता है, ठीक है, कंबाइंड विथ टूल्स एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू यूजेबल इंफॉर्मेशन। तो जो डेटा आपका पास अवेलेबल है
या जो टूल्स है उसको कंबाइन करके उसको यूजेबल इंफॉर्मेशन में चेंज किया जाता है, जिससे जो भी एंड यूजर होगा क्विक डिसीजन ले सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है और डिसीजन देख सकता है कि वो सक्सेस हो रहा है या फेलियर हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, वो भी। और फर्दर बहुत सारा चीज़ है जो उस पर हम लोग उस डेटाबेस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाता है। ये रहा बात आपका एडवांटेज का, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में क्या है कि अब हम आपको पिछले क्लास में भी ये बताए थे कि हर चीज़ का, हर टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस का भी डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? पहला है आपका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों कॉस्ट इंक्रीज होता है? क्योंकि जो डीबीए है वो आपको बताएगा सर्टेन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ही आपको चाहिए उसको परफॉर्म करने के लिए। जब सर्टेन हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जब परचेज कीजिएगा तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब कॉस्ट इंक्रीज होगा मतलब पूरा डेटाबेस का आपका डिजाइन का ही पूरा कॉस्ट इंक्रीज हो गया। इसलिए पहला डिसएडवांटेज आ गया कि कॉस्ट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो जब आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगाइएगा तो उसको मेंटेन भी तो करना होगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गया फिर चेंज करना है उसमें, फिर उसको ऑपरेट करना है। अब सिस्टम आप अपग्रेड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जब सिस्टम अपग्रेड होगा तो जिसको नहीं पता है तो आप उसको सिखाइएगा, फिर ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ेगा। जो भी नया सॉफ्टवेयर परचेज कर रहा है उसका लाइसेंसिंग कॉस्ट बढ़ेगा। रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन हो रहा है उसका कॉम्प्लेंस आपको देखना पड़ेगा, इस सब का कॉस्ट आता है। तो ये सब कॉस्ट बढ़ गया, इसीलिए यहाँ पे एक डिसएडवांटेज हो गया, इंक्रीज कॉस्ट। दूसरा होता है मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया कि डेटाबेस सिस्टम इंटरफेस with many different technology and have a significant impact on a company resource and culture। तो डेटाबेस इंटरफेस जो है बहुत सारा डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। तो एक ही टेक्नोलॉजी नहीं है जिसपे, तो क्या हुआ कि एक ही टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गया। तो हर कंपनी अपना अपना अनुसार से अपना अपना डेटाबेस यूज करता है, ठीक है। अगर कोई कंपनी एक डेटाबेस यूज किया और कल के डेट में सोचता है कि नहीं हमको दूसरे डेटाबेस में हमको माइग्रेट करना है, तो जब माइग्रेट करेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा माइग्रेशन के टाइम में, ठीक है। तो यही चीज़ है आपका मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस करेंसी, ठीक है। तो जब कॉस्ट बढ़ेगा टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ डेटाबेस सिस्टम यू मस्ट कीप योर सिस्टम करेंट। मतलब जब आपका डेटाबेस का साइज बढ़ रहा है, मतलब अभी तो आप 1000 के लिए स्टोर कर रहे हैं, कल के डेट में बढ़ गया 50, तो क्या हो गया, उसको मेंटेन करने के लिए दिक्कत हो गया। मतलब एफिशिएंसी हमारा बढ़ना चाहिए, तो उसी के अनुसार से आपको सिस्टम भी करंट अपग्रेड करना होगा। जब अपडेट कीजिएगा सिक्योरिटी पैचेज आप लगाइएगा, उसका सिक्योरिटी मेजरमेंट सारे कंपोनेंट पे होगा, फ्रीक्वेंटली उसको अपडेट करते रहना पड़ेगा। जब ये सब फ्रीक्वेंटली अपडेट कीजिएगा तो ऑब्वियसली उसका मेंटेनिंग कॉस्ट जो है वो आपका वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा डेटाबेस टेक्नोलॉजी जो है एडवांस रैपिडली हो रहा है, हर बार बदलते जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, इसलिए आपका मेंटेनिंग करेंसी, आपका मेंटेनेंस में आपका फिर कॉस्ट आपका लगेगा, टाइम लगेगा, सब चीज़ यहाँ पे होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है फ्रीक्वेंट अपग्रेड या रिप्लेसमेंट साइकिल। मतलब आपका हार्डवेयर कुछ गड़बड़ हो गया, जो अभी हम आपको बताएं, अब या कुछ पता चला आप वर्जन 1 यूज कर रहे थे, अभी लेटेस्ट वर्जन आ गया 10, तो पिछला वर्जन सपोर्ट नहीं करेगा। आपको क्या करना है, मजबूरी है, आपको अपग्रेड करना ही है, उसको रिप्लेस करना ही है। नहीं रिप्लेस कीजिएगा तो फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगा। अब हम सब लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं ऐप में देखिएगा कि ऑटोमेटिकली अपडेट आते रहता है। तो जब अपडेट क्यों करते हैं? क्योंकि अपडेट इसलिए करते हैं कि उसमें नया फीचर्स आ जाए, ठीक है। कुछ सिक्योरिटी ब्रीचेज जो रहता है उसको अपग्रेड करने के लिए होता है। तो जब आप फ्रीक्वेंटली अपग्रेड करते रहिएगा तो वहाँ भी तो आपका कॉस्ट बढ़ रहा है ना, तो इसलिए हमारा फ्रीक्वेंटली अपग्रेड हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो इसके कारण से हमारा हार्डवेयर भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो ऑब्वियसली आपका डेटाबेस सक्सेस नहीं होगा। तो कॉस्ट बढ़ रहा है, आपका टाइम बढ़ रहा है, पीपल को एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है, ये सब डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस आ जाता है।